ओके पीपल, सो वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई ये जो रेवोल्यूशन हुआ और यूरोप में जो रेवोल्यूशन हुआ, ज़्यादा करके फ्रेंच का रेवोल्यूशन हम देखेंगे, फिर इटली का भी देखेंगे, जर्मनी का भी देखेंगे। इन सारे रेवोल्यूशन का तात्पर्य क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है? द रीजन वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज रेवोल्यूशंस, देयर बेसिस एंड देयर इफेक्ट्स इज बिकॉज all these revolutions had one thing in common, a nation building process। इसीलिए हम इस चैप्टर का नाम ही रखते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशन का बिल्डिंग का प्रोसेस होगा नेशनलिज्म, नेशनलिज्म कल्टीवेट होगा और फाइनली एक नेशन बिल्ड हो रहा है। ठीक है, सो बहुत ज़रूरी है हम इन सारी चीज़ों को समझें, क्योंकि यही चीज़ सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही, फ्रांस तक सीमित नहीं रही, पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में फैल गई। और पूरे वर्ल्ड में लगभग वही चीज़ थी। पूरे वर्ल्ड में चाहे डेवलप्ड नेशन हो चाहे अंडर डेवलप्ड नेशन हो, पूरे वर्ल्ड में लगभग सब, कोई भी नेशन नहीं था, गांव खेड़े टुकड़ों में बटा हुआ था पूरा वर्ल्ड। देयर वाज नो नेशन एट ऑल। ठीक है, जो आया भाई साहब वही रूलर, जो आया वही रूलर। ठीक है, तो ऐसा चल रहा था। एक अनस्टेबल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, एक अनस्टेबल लाइफस्टाइल थी और लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था। ठीक है, जिस गाँव के हैं वही उनकी आइडेंटिटी है। आज आपकी आइडेंटिटी इंडियन है पहले, उसके बाद आप महाराष्ट्रियन हैं, उसके बाद आप बॉम्बे को बिलोंग करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। योर फर्स्ट आइडेंटिटी इज दैट ऑफ एन इंडियन। ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस आइडेंटिटी वाज नॉट देयर। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर आप समझ सकते हैं तो उस दौर में लोगों का माइंडसेट क्या होगा वो समझना जरूरी है। ये एवोल्यूशन हुआ, नेशन बिल्डिंग का एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, पहले गुटों में बटा हुआ था, अभी धीरे धीरे नेशन, अभी जब नेशन बनेगा तो भाई साहब झगड़े होंगे, तख्ता पलट होगा। ठीक है, आपने देखा कि वैसे कैसे कैसे अलग अलग जो आपके रॉयल सोसाइटीज़ हो वो क्रम्बल हो गई। ठीक है, कैसे किंग को ओवरथ्रो कर दिया गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होंगी। लोग उन चेंजेस के साथ कभी कभी कोप अप कर पाते हैं और कभी कभी नहीं। ठीक है, कोई डेमोक्रेसी हवा से नहीं टपक गया भाई साहब, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश होने में भी बहुत साल लग गए। क्योंकि किसी चीज़ में अगर वो चीज़ जितनी भी अच्छी हो, लोगों का उस पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे आपके लाइफ में अभी एक चेंज आने वाला है जिसको हम NEP बोलते हैं। आर वी अवेयर ऑफ व्हाट इज NEP? थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं मालूम NEP के बारे में। इट्स अ डिसग्रेस। प्लीज़ गो टू द ऑफिशियल साइट एंड लुक फॉर NEP। NEP की क्या गाइडलाइंस है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, चेंज हो गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज होने वाली हैं, तो ये आपको इम्पैक्ट करेंगी। ठीक है, तो पहले सब हमेशा हमारा देखो रेजिस्टेंस ही रहता है चेंज में। अरे यार ये कुछ गड़बड़ी होगा। ठीक है, वैसे ना देखकर चीज़ों को, तो ये जैसे जैसे इस पर भरोसा आता जाएगा फिर हम उसमें स्टेबल होते जाएंगे। तो वैसे ही डेमोक्रेसी जो है वो आपका ऐसे ही नहीं टप गया। ठीक है, तो इसमें हमारा चेंजेस हुआ बहुत सारा। रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु henceforth constitute the nation and shape its destiny। तो ये लोग जो हैं बेसिकली, जो लोग हैं वो क्या है, दे विल बेसिकली शेप द डेस्टिनी। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, तो इस रेवोल्यूशन के चलते आइडिया ऑफ द नेशन जन्मा। ठीक है, कि नेशन होना चाहिए। इस रेवोल्यूशन के चलते ये जो भी वारदातें हुई उस टाइम पे, उससे ये आइडिया पनपा कि भाई साहब देयर शुड बी अ नेशन। ओके, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। ठीक है, सो बहुत सारे आइडियाज आए, वेरियस मेजर्स, कलेक्टिव आइडेंटिटी बनने की प्रोसेस चालू हो गई। कलेक्टिव आइडेंटिटी इज व्हाट पीपल, कलेक्टिव आइडेंटिटी इज व्हाट। ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स, दे इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स। जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया इन्होंने और कलेक्टिव आइडेंटिटी स्टैब्लिश हुई। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, आप एक नेशन को बिलोंग करते हैं, दैट इज बेसिकली कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। जब आप किसी कॉमन कॉज के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे समझो आपने एक बंगलो लिया, आप वहाँ पे रहते हैं, पानी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, आप भाई साहब सिडको ऑफिस जा रहे हैं या BMC के ऑफिस जा रहे हैं, जो भी है, तो आप अकेले जा रहे हैं। ठीक है, शायद आपकी कोई सुन ले या शायद ना सुने, जैसा भी है भाई साहब, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, कि कोई बिल्डिंग सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे और 100 लोग रहते हैं और 100 फैमिलीज़ हैं। अभी सबके सब 100 अगर रास्ते पे आ गए तो बवाल हो जाएगा, है ना। सो देन द अथॉरिटीज़ विल हैव टू, तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी। मतलब जब सब लोग एक साथ जुड़ गए तो उस कॉज का अंजाम होना ही पड़ेगा। ठीक है, देयर हैज़ टू बी सम एक्शन दैट हैज़ टू बी इनिशिएटेड टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। तब जो ऑफिशियल्स होंगे दे कैन नॉट डिसरिगार्ड,
ठीक है, तब उनको सुनना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तादाद आपकी बड़ी हो गई है। तो तादाद बड़ी होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है, ये आइडेंटिटी कलेक्टिव। तो ये जो लड़ाई चली इतने दिनों तक, ये जो लोगों का संगठन बना, इससे धीरे धीरे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनती गई, और इस कलेक्टिव आइडेंटिटी से फाइनली क्या बन गया, एक राष्ट्र का निर्माण हुआ। क्या ये समझ में आ रहा है? पहले तो भाई साहब राष्ट्र बनने के लिए लोगों का इकट्ठा होना जरूरी है, ठीक है, लोगों के आइडियाज सेम होने चाहिए, कल्चर सेम होना चाहिए, तब जाके राष्ट्र का निर्माण होगा, ठीक है। सो दीज वर द थिंग्स दैट वर इनिशिएटेड एट दैट पॉइंट। द आइडियाज ऑफ लापार्थे, ला सेटोएन, फादरलैंड एंड सिटीजन, ठीक है, फादरलैंड एंड सिटीजन, emphasize the nation of a united community enjoying equal rights under a constitution। तो सबके राइट्स जो हैं, सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे भाई साहब, enjoying equal rights under a constitution, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ये सारे काम करेंगे। लापार्थे मतलब फादरलैंड, जैसे हम भारत माता बोलते हैं, वैसे वो लोग फ्रेंच पिता बोलेंगे, जो भी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लापात्री, ठीक है, लापात्री मतलब फादरलैंड, जेंडर दिया जा रहा है बेसिकली, ठीक है, ओके। French Revolution and the idea of the nation, a new French flag, the tricolor was chosen to replace the formal royal standard। तो tricolor एक फ्रेंच फ्लैग, देखो ये सारी चीजें हैं जो लोगों को धीरे धीरे यूनाइट करने लगी, पेंटिंग्स यूनाइट करने लगी, पेंटिंग्स के आइडियाज यूनाइट करने लगे, ठीक है, देन फ्लैग्स ये यूनाइट करने लगे, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ठीक है, जो कल्चर्स हैं, ड्रेस कोड, ये सब धीरे धीरे यूनाइट करने लगे, ठीक है। सो द मोमेंट यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सिस्टम, तो आपका भाई साहब ये सारी यूनिफिकेशंस होने लगी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो अ न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज लॉन्च्ड, द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। तो अभी एक्टिव सिटीजन्स ने ये किया और नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। न्यू हिम्स, हिम्स मतलब क्या होते हैं, गीत, लोक गीत जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। हिम्स मतलब जैसे आप जो शिवाजी महाराज के उसमें जो गाया जाता है उसको क्या बोला था, पवाड़ा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें, ठीक है, तो ये कंपोज होने लगी, लोगों को यूनाइट करने वाली, ठीक है। न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड, ओथ्स वेर टेकन एंड मार्टायर्स कमेंट। तो ये सब हो चुका था ना, आई सपोज दिस वाज डन, दिस वाज डन, ये भी हो गया था ना, अरे बाप रे, फिर से क्यों कर रहे हैं हम। ये तो नेपोलियन का था भाई साहब, सिविल कोड हो चुका था भाई साहब, नेपोलियन बोनापार्ट थे। कहां तक हो गया, यहां तक हो गया, ये भी हो गया, ओके। चलिए भाई साहब, ये तो हो चुका था, ऐसे बैठे हुए थे, हमने देखा था। All this was done here. Why are we again doing this? Oh my God! Oh my God! Oh my God! ये ओके, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। देखो एरिस्टोक्रेसी मतलब जो आपके राजा महाराजा थे, ठीक है, और अभी हम धीरे धीरे फ्रेंच सोसाइटी से निकलकर पूरे यूरोप में जा रहे हैं, ठीक है। तो पूरे यूरोप की बात की जा रही है यहाँ पे, एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास अभी नॉलेज गेन कर रहा था, मिडिल क्लास अभी दमित नहीं होगा, ठीक है। पहले क्लर्गी मैन हो गए, नोबेल मैन हो गए, इन लोगों ने इनको दबा के रखा था, अभी ये भाई साहब इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, इनको नॉलेज मिल रहा है, they are gaining knowledge, they are going into different fields of science and philosophy, also they are getting money as well, business बढ़ रहा है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों पे अनायास जो टैक्स लगा हुआ था वो हट चुका है, तो अभी लोगों का धंधा बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, तो लोग पावरफुल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इमर्जिंग मिडिल क्लास था, और इसको भाई साहब आप उल्लू नहीं बना सकते, ठीक है। पहले के ज़माने में या बहुत सालों तक उल्लू बनाया गया है मिडिल क्लास को, जो नोबेल मैन और क्लर्गी मैन थे, अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करके इनको भाई साहब दमित रखा था। अभी नाउ दे कैन नॉट डू दिस, ठीक है। सो देयर वाज अ सेपरेट सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इनको सोशल राइट्स ज़्यादा थी और पॉलिटिकल राइट्स भी ज़्यादा थी। एरिस्टोक्रेसी मतलब किंग्स जो थे, किंग्स या किंग्स के फैमिली या नोबलमैन, दे वेर द डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट। डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट मीन्स दे वेर बेसिकली प्रीडोमिनेंट, ठीक है, इनका ही चलता था ज़्यादा करके, ठीक है, ओके। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional division। तो सबका कॉमन वे ऑफ लाइफ था, एकदम खानदानी रईस थे ये सब, ठीक है। तो एक देश का राजा, दूसरे देश का राजा, तीसरे देश का राजा, ये सब भले ही एक एक देश के राजा था, लेकिन इंटरनली इनमें भाई साहब यूनियन थे, ठीक है। इंटरनली इनको मतलब ये देखो ऐसा सोच है कि अगर
मेरे देश में राजा यही सोच रहा है, मेरे देश में मेरा राज और मेरा राज परिवार को अगर उखाड़ फेंका गया तो अगले वाले देश में भी वही होने वाला है, ठीक है। तो ये ए राजा है और उसका खानदान है, ये बी राजा है और उसका खानदान है, तो आपस में दोनों तालमेल मिला के बैठेंगे, भाई साहब हम तुमको उखड़ने नहीं देंगे, क्योंकि तुम अगर उखड़ गए तो हम भी उखड़ जाएंगे, है ना, ऐसा हो जाएगा। सो दैट वाज द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वेर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। इनका कॉमन वे ऑफ लाइफ था, इनकी कॉमन थिंकिंग थी, इनका कॉमन अलाइनमेंट था, रीजनल वाले ये डिफरेंस हो, ठीक है, ओके। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। तो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, ये सब जब राजा महाराजाओं के खानदान थे। The members of this class were united by a common way of life that cut across the regional division. They owned estates in the countrysides and also town houses. बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मिनरेट्स, ये सब उनके ही थे, ठीक है। सो जो आपके कंट्री साइड मतलब दे ओन्ड एस्टेट्स, एस्टेट्स इन द कंट्री साइड, गाँव खेड़े में बड़ी बड़ी जमीन जायदाद इनकी थी, ठीक है। और ऑल्सो ओन्ड टाउन हाउसेस, टाउन हाउसेस मतलब शहरों में जो बड़े बड़े हाउसेस थे, बिल्डिंग से सब ज़्यादा करके इनके ही थे, टाउन हाउसेस, ठीक है। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। तो फ्रेंच जो प्रॉपर फ्रेंच हुआ करता था वो आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज था, ठीक है, डिप्लोमेसी। जैसे आज की तारीख में कोई आपके सामने इंग्लिश बोल दे, हाँ भाई साहब पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसा है ना, ठीक है, तो एक सुप्रीम लैंग्वेज बोला जाता है। वैसे ही ये लोग भी फ्रेंच को उस टाइम पे सुप्रीम लैंग्वेज मानते थे, ठीक है, ओके। देयर फैमिलीज वेर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। तो राजा ए और राजा बी, दो अलग अलग राज्यों के राजा हैं, दोनों में आपस में शादी ब्याह का कोई संबंध हुआ, ठीक है। सो नाउ दे विल नॉट अटैक ऑन ईच अदर एंड दे विल ऑल्सो प्ले स्मार्ट, ठीक है। भाई देख मेरे राज्य में ये हो रहा है, तू भी देख ले अपना, ठीक है, वैसा। सो दे वेर द फैमिलीज वेर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिज। तो रॉयल फैमिलीज में ही शादी ब्याह होता था, ठीक है, रॉयल फैमिलीज में ही टाइज ऑफ मैरिज। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। भले ही ये पावरफुल था, पावरफुल कैसे था, पैसों से पावरफुल था और भाई साहब ज़मीन जायदाद से पावरफुल था, ठीक है, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम थी। आपने देखा फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू नोबलमैन, क्लर्गीमैन एंड द कॉमन पीजेंट्स, ठीक है। नोबलमैन और क्लर्गीमैन का भले ही पावर ज़्यादा हो, ज़मीन ज़्यादा हो और पैसा ज़्यादा हो, लेकिन दे वेर वेरी स्मॉल इन नंबर, ठीक है, दे वेर वेरी स्मॉल। एंड दिस वॉज नॉट ओनली इन फ्रांस, इट वॉज बेसिकली ऑन एवरी कंट्री। सारे कंट्रीज में इनका जो तादाद था वो बहुत कम था। टू द वेस्ट ऑफ यूरोप द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फाउंड बाई टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। बाकी के यूरोप में भाई सब स्मॉल ओनर्स हुआ करते थे एंड दे यूज्ड टू बेसिकली, ठीक है। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई वास्ट स्टेट्स विच वेर कल्टिवेटेड बाई सर्फ्स। सर्फ्स मतलब गुंडा लोग होते थे, ये सर्फडम होता था, ठीक है। ये भाई साहब मतलब इनके अंडर में इतने सारे फार्म लैंड्स होंगे और उन फार्म लैंड से इनको रेवेन्यू आता रहेगा, ठीक है। सो दे यूज्ड टू राइड ऑन हॉर्सेस एंड दे यूज्ड टू टॉर्चर पीपल एज वेल। In western and parts of central Europe, the growth of industrial production and trade meant, तो अभी देखो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, मतलब अभी धीरे धीरे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनने लगी, ठीक है। सो जैसे जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनने लगी तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पे होने लगा, कमर्शियल क्लास तैयार हो गया, अभी धंधे वाला क्लास तैयार हो गया। मतलब क्या हो गया, पैसा आने लगा लोगों के पास तो धंधा होने लगा, ठीक है। पहले सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही सब कुछ था, लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बन रही है और इन इंडस्ट्रीज में अलग अलग चीज़ें बड़ी पैमाने पे मैन्युफैक्चर होने लगी। यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चर होने लगे, लेदर के चीज़ें मैन्युफैक्चर होने लगी, ठीक है, फर्नीचर मैन्युफैक्चर होने लगा। सो ये बड़े बड़े भाई साहब इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगे और जैसे इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगे कॉमन लोगों के पास पैसा आने लगा, ठीक है। आप अगर फार्मर हैं, आपका अपना खुद का लैंड है तो आप कुछ पैसे कमा लोगे, नहीं है तो क्या करोगे। आपके पास पहले ऑप्शन नहीं था, अभी आपके पास ऑप्शन बनता जा रहा है, तो लोगों के पास पैसा इनफ्लो चालू हो गया, ठीक है। सो कमर्शियल क्लास, और धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे इंडस्ट्री स्टैब्लिश होते गई ऑब्वियसली टाउन्स का ग्रोथ बढ़ता गया, ठीक है। सिटीज एंड टाउन स्टार्टेड डेवलपिंग। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। लास्ट वाला क्या था, हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। तो ये जो सिटीज और टाउन्स थे भाई साहब, ये डेवलप हो रहे थे कैसे, क्योंकि ये जो बना रहे थे वो टाउन्स और मार्केट्स के लिए ही बना रहे थे। दे वर बेसिकली कल्टिवेटिंग फॉर टाउन्स एंड मार्केट्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भाई साहब चालू हो गया, ठीक है, सेकेंड हाफ बिटवीन 1750 एंड 1800 रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया भाई साहब, इंडस्ट्रीज चालू हो गई और उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स लोगों ने कॉलोनीज बनाना चालू कर दिया।
रॉ मटेरियल्स लूट के जाते थे यहाँ पे इंडस्ट्रीज में, वो दूसरे आपके फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते थे और उन्हीं देशों को बेचते थे जहाँ पे उन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन इंग्लैंड, पहले इंग्लैंड में बहुत मैसिव तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, तो काफी देर में हुआ। तो बिटवीन 750 एंड 1800, ठीक है, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया एंड बिटवीन 1800 एंड 1900 फ्रांस एंड जर्मनी में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हो गया। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली मार्क्स अ massive improvement because now people are having money, they are producing goods in large numbers, and this is leading to the development of cities and towns, and this is also leading to the development of a middle class। जो मिडिल क्लास के पास सिर्फ फार्मिंग ही ऑप्शन था या एनिमल हस्बेंड्री ऑप्शन था या पॉटरी या अर्दन पॉट्स बनाना ये सभी ऑप्शन था, आज उसके पास भाई साहब ऑप्शन बढ़ रहा है पैसे कमाने के, ठीक है। सो धीरे धीरे इमर्जेंस हो रहा है, ठीक है। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, और अभी नए नए सोशल ग्रुप्स बनने लगे, ठीक है, नए नए सोशल ग्रुप्स बनने लगे। देखो आप जब ऑफिस जाओगे, आप जब किसी ऑफिस में काम करोगे तो धीरे धीरे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में आप देखोगे आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो गया है ना। बिकॉज स्कूल में भी वही है, ठीक है, स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, है ना। पीपल विल गेट अलाइंड टू यू डिपेंडिंग अपॉन यू ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही भाई साहब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, इंडस्ट्रीज की तादाद बढ़ रही थी, लोग बढ़ रहे थे, काम करने वाले बढ़ रहे थे, तो क्या हो रहा था, तो अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बढ़ रहा था, द वर्किंग क्लास पॉपुलेशन वाज इमर्जिंग। तो मिडिल क्लासेस क्या होने लगी भाई साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़ने लगे अभी, ठीक है। पहले क्या थे भाई साहब, क्लर्गीमैन और नोबलमैन, जो काम तो कुछ करते नहीं थे, भाई साहब पैसा ऐंठते थे बस, ठीक है, लेकिन ये काम करने वाले लोग थे, जितना काम उतना पैसा, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट। ओके, बिजनेसमैन बढ़ने लगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ भाई साहब बिजनेसमैन, धंधा बढ़ने लगा, पैसा बढ़ने लगा, प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। सो इंडस्ट्रियलिस्ट भी बढ़ने लगे और बिजनेसमैन भी बढ़ने लगे। ये इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन कोई रॉयल फैमिली से नहीं आ रहे थे भाई साहब, ये मिडिल क्लास का ही इमर्जेंस था, ठीक है। मिडिल क्लास वाज नाउ कमिंग ऑन द फोरफ्रंट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड पावर, ठीक है। और प्रोफेशनल्स भी बढ़ने लगे, ठीक है। देखो भाई किसी अगर शहर का निर्माण हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, फैक्ट्रीज डाल रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, बिजनेसमैन बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन भाई साहब वहाँ पे लोग भी तो आएंगे, ठीक है। लोगों को डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशन, लोगों को लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों को भाई साहब और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे प्रोफेशनल्स भी बढ़ने लगे, ठीक है। लोग अभी स्किल सेट्स को इम्प्रूव करने लगे, ठीक है। सो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स, ऑल ऑफ देम बेसिकली स्टार्टेड इंक्रीजिंग। और स्टार्टेड इंक्रीजिंग मतलब मोटे मोटे तौर पे सबके पास अभी पैसा आने लगा है, ठीक है। फाइनेंशियली दे आर गेटिंग मोर ऑप्शंस एंड फाइनेंशियली दे आर बिकमिंग मोर स्टेबल, ठीक है। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वेर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट ऑफ 19th सेंचुरी। भाई साहब बहुत पहले इनकी तादाद बहुत कम थी, बट ऑब्वियस का रीजन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था। जो लोग एकदम भी फार्मिंग नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, वो थोड़े से जाके भाई साहब ये सब कर लेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में पहले इनकी तादाद बहुत कम थी टिल लेट ऑफ 19th सेंचुरी, लेकिन अभी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से इनकी तादाद भाई साहब बढ़ने लगी, ठीक है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, एनी क्वेश्चंस, ठीक है। और ये समझना जरूरी है कि इनकी तादाद जब बढ़ने लगी तो ऑब्वियसली दे विल एनफोर्स देयर पॉलिसीज। It was among the educated, liberal, middle classes that the ideas of national unity gained popularity, ठीक है, following the abolition of aristocratic privileges, ठीक है। तो भाई साहब क्या होने लगा, gained popularity होने लगी। It was among the educated, liberal mind, middle class, ठीक है, that ideas of national unity gained popularity। तो ये जो educated class था, ये जो थोड़ा बहुत पैसे कमाने लगने वाला क्लास था, जिसका डेवलपमेंट हो रहा था, दे नाउ स्टार्टेड थिंकिंग कि हमारे साथ तो भाई साहब बहुत सालों से अत्याचार ही हुआ है, तो लेट्स राइज अप अगेंस्ट इट, ठीक है। फॉलोइंग द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो नेपोलियन ने क्या किया, सारे एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस बंद करवा दिए भाई साहब, ठीक है। जो भी अभी तक राजा महाराजा को मिल रहा था सब बंद, ठीक है। तो ये अच्छा हुआ समाज के लिए, ठीक है। सो दीज वेर फॉलोइंग द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब अबॉलिश हो गया। जितनी भी सुख सुविधाएं अभी तक भाई साहब मिल रही थी किनको, एरिस्टोक्रेटिक लोगों को, वो अभी बंद होने लगी। ग्रांटेड इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो ये अबॉलिश कर दिया भाई साहब। तो लिबरल नेशनलिज्म, अभी हम बात करेंगे भाई साहब लिबरल नेशनलिज्म की, मतलब खुली सोच की जो नेशनलिज्म है, ठीक है, फ्री सोच की जो नेशनलिज्म है।
What did liberal nationalism stand for? So liberal nationalism, what did liberal nationalism stand for? Ideas of national unity. In the early 19th century, Europe was closely allied to the ideology of liberalism. तो यूरोप में भाई साहब लिबरलिज्म, देखो क्या हो रहा है, लोग एडुकेटेड हो रहे हैं अभी। पहले के क्या हो रहा था कि लोग एडुकेटेड नहीं थे। अभी लोग अगर एडुकेटेड नहीं है, धर्म के नाम पे वो चर्च में जाएंगे, और चर्च में कौन है? क्लर्गीमैन है। क्लर्गीमैन इनको समझाएंगे ये करोगे तो पाप होगा, राजा को टैक्स नहीं दोगे तो पाप होगा, ये सब अभी तक ऐसे ही समाज चला आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने पढ़ना चालू किया, उन्होंने बाइबल पढ़ा, बाइबल में ये सब कहीं भी लिखा नहीं था, तो अभी तक वो देख रहे हैं कि जितनी भी चीज़ों में इनको उल्लू बनाया गया है, क्लर्गीमैन लोगों ने, अब क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, क्लर्गीमैन लोगों ने बोल दिया कि भाई बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम मान ही लोगे क्योंकि तुमने बाइबल पढ़ा नहीं है, तुमको पढ़ना लिखना आता नहीं है। लेकिन तुमने जैसे ही पढ़ना लिखना या शिक्षा हासिल की और तुमको ये सब चीज़ें आने लगी, तब तुम बोलोगे अभी तक तो हम उल्लू बन रहे थे, है ना। सो दैट्स हाउ लिबरलिज्म केम इन। अभी आपकी सोच खुली होती जा रही है, आपकी सोच जो पहले से बंदिश में थी, जो आप पे थोपा गया था चीज़ों को, नाउ इट इज बेसिकली यू आर रिमूविंग दो शैकल्स एंड यू आर गेटिंग योर सेल्फ फ्री, बिकॉज नाउ अभी आप एक अलग तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, सो द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर. Liberalism is basically from labor. For the new middle class, liberalism stood for freedom of the individual and equality of all before the law. Freedom जो ये enjoy अभी तक नहीं कर पा रहे थे, अपने knowledge के challenge के वजह से हो, अपने पैसों के challenge के वजह से हो, जो आप खुल्लम खुल्ला अभी तक enjoy नहीं कर पा रहे थे, वो अभी ये मिडिल क्लास को मिल रहा है। जैसे मिल रहा है तो दिमाग खुल रहा है, ठीक है, मिल रहा है तो दिमाग खुल रहा है, तो नाउ दे विल बी ऑल इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम इंडिविजुअल, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ओके, फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, अपनी चॉइसेस को वो फ्रीली चूज कर सके, अपने लाइफ को वो फ्रीली चूज कर सके, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो भी मेरे को वही सजा मिलनी चाहिए जो सजा किसी राजा के गलत काम करने के वजह से उसको मिलती है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ. सो दीज वर द थिंग्स दैट वेर स्टूड. Politically, it emphasized the concept of government by consent, that is democracy. धीरे धीरे समाज का उद्भव ऐसे होने लगा कि भाई साहब अभी डेमोक्रेसी आनी चाहिए. गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब आप अगर किसी देश को राज करने वाले हो तो आपको लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा. यू कैन नॉट जस्ट बी अगेंस्ट पीपल. यू हैव टू कंसिडर देयर इंटरेस्ट एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी. ठीक है, दैट्स हाउ डेमोक्रेसी. लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी मतलब किंग्स का रूल. ठीक है. क्लरिकल प्रिविलेजेस. क्लरिकल प्रिविलेजेस मतलब किंग के लिए जो काम करते थे उनको भाई साहब अलग से प्रिविलेजेस मिलता था. ठीक है, किंग के लिए जो भी काम करते थे उनको अलग से प्रिविलेजेस मिलता था. तो ये सब खत्म हो गया भाई साहब. ठीक है, ओके. अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान. कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स ऑन विच द एंटायर कंट्री रन्स. ठीक है. रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी से हम कर रहे हैं थ्रू पार्लियामेंट, ये सारी चीजें भाई साहब होने लगी. ठीक है. लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है, इनवायलेबिलिटी मतलब इनकेपेबल ऑफ बीइंग वायलेटेड. कोई भी राजा रहने दो, कोई भी रूलर रहने दो, ये प्रॉपर्टी अगर मेरी है तो मेरी रहेगी. ठीक है. जैसे अगर आप बोलेंगे कि भाई साहब इंडिया है, इंडिया में आज की तारीख में बीजेपी गवर्नमेंट है, कल को कोई और गवर्नमेंट हो गई तो क्या आपकी प्रॉपर्टी आपसे छिन जाएगी? नहीं. लेकिन पहले ऐसा होता था. ठीक है, तो प्रॉपर्टी राइट्स जो नेपोलियन ने पहली बार प्रचारित किया उसको स्टैब्लिश कर दिया जाने लगा. ठीक है. सो लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायबिलिटी. इनवायलेबिलिटी मतलब क्या होती है भाई साहब? आपका प्रॉपर्टी जो है वो आपका ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द रूलर. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रूलर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. इनकेपेबल ऑफ बीइंग वायलेटेड. आपकी प्रॉपर्टी छीनी नहीं जा सकती. ठीक है, आपके नाम पे आपकी प्रॉपर्टी रहेगी. येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. अभी देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है भाई साहब? आपने कोई गलत काम किया तो आपको जितनी सजा मिलनी चाहिए एक राजा को भी उतनी सजा मिलनी चाहिए. ठीक है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. अभी यूनिवर्सल सफरेज मतलब क्या होता है? द राइट टू वोट आफ्टर यू बेसिकली क्रॉस 18 ईयर्स ऑफ एज. सफरेज इज बेसिकली द राइट टू वोट. ये अभी तक नहीं आया था. दिस वाज स्टिल नॉट जो यूनिवर्सल सफरेज है दिस वाज स्टिल नॉट प्रेजेंट. ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ था. हालांकि ये भी क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का ही तो पार्ट है. मतलब कैसा है? 1 पर्सन 1 वोट.
1 person 1 वोट, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सफरेज। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। कुछ कुछ लोगों का वोट, जैसे वुमेन डिडंट हैव द राइट टू वोट, तो आप उसको यूनिवर्सल सफरेज नहीं बोल सकते। कुछ कुछ जो पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके पास उनका एक वोट नहीं गिना जाता था, 5 वोट गिने जाते थे। तो ऐसे वाले सिस्टम्स थे तो उस टाइम पे, ठीक है। तो भले ही इक्वालिटी बिफोर लॉ को स्टैब्लिश किया जा रहा था, लेकिन जो सफरेज है वो अभी तक स्टैब्लिश नहीं हो रहा था। यूनिवर्सल सफरेज अभी तक स्टैब्लिश नहीं हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी ऑफ फ्रांस एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, ठीक है। तो इन लिबरल डेमोक्रेसी ऑफ फ्रांस, ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट अभी चालू हो गया है। टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। तो इलेक्शन का प्रोसेस चालू हो गया, डेमोक्रेसी का पहला स्टेप चालू हो गया। लेकिन इलेक्शन कौन लड़ सकता है? जिनके पास प्रॉपर्टी हो, ठीक है। पीपल हु हैव गुड अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, दे कैन ओनली कंटेस्ट इलेक्शंस। तो चलिए, डेमोक्रेसी का एक स्टेप तो आगे बढ़ा, ठीक है। भले ये तो गलत है कि भाई साहब सिर्फ वही लोग जो प्रॉपर्टी को ओन करते हैं वही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, ये तो गलत हो गया, ठीक है। लेकिन चलिए आगे तो चले हम, ठीक है, ओके। Men without property and all women were excluded from political rights। जिनके पास भाई साहब प्रॉपर्टी नहीं है और वुमेन को तो राइट टू वोट भी नहीं था, ठीक है। They didn't even have the right to vote, forget about contesting elections, okay। The Napoleon Code went back to limited suffrage। तो भाई साहब आपका नेपोलियन जो कोड था वो लिमिटेड सफरेज में चला गया। लिमिटेड सफरेज मतलब ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीपल विल बी एबल टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड ओनली अ फ्यू हैंडफुल ऑफ पीपल विल बी एबल टू कास्ट देयर वोट एज वेल, ठीक है। सो ऐसा होने लगा। इट रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। तो वुमेन का जो रोल था सोसाइटी में, दे वेर कंसिडर्ड एज माइनर्स, ठीक है। सो ईदर दे विल बी, जैसे हम लिखते हैं ना कि अन्वेश सावंत सन ऑफ मिस्टर सावंत, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप माइनर हैं, यू आर स्टिल नॉट हैविंग द राइट्स लाइक बैंक में अकाउंट खोलने का राइट, ठीक है, कोई लीगल डिस्प्यूट में जाने का राइट, आप ये सब नहीं कर सकते, वोट भी नहीं कर सकते आप। तो आप जहाँ भी जाएंगे अभी आपको सन ऑफ ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। वेर एवर यू गो यू विल हैव टू राइट एज सन ऑफ और डॉटर ऑफ, ये आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन once you are free मतलब once you have attained 18 years of age, then it is not mandatory to write son or daughter of, ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी खुद की आइडेंटिटी बन चुकी है अभी, ठीक है। सो ये जो है आपका वुमेन का जो they were always considered to be a minor irrespective of their age, ठीक है। either they were under their fathers or they were their husbands, ठीक है। so they were always considered to be in that phenomena, okay। women and non proprieted men, ठीक है। नॉन प्रोप्राइटेड मतलब जिनके पास वैसा प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो जो भी ये इनका वो था, दे स्टार्टेड टू मूव अगेंस्ट एंड गेन देयर पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, गेन देयर पॉलिटिकल राइट्स, ओके। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर, लिबरलिज्म कौन कौन सी चीजें? द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ठीक है। तो द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, तो आपके मार्केट्स भाई साहब फ्री हो गए, ठीक है। द एबॉलिशन, तो आपका इकोनॉमिक स्फीयर, अभी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं लिबरलिज्म में, पहले हमने सोशल स्फीयर की बात की, ठीक है, अभी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो लिबरलिज्म में क्या हुआ भाई साहब? फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, आपके मार्केट्स खुलने लगे, मार्केट्स में जो अनायास के फालतू वाले टैक्स लगे हुए थे वो सब रिमूव होने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा धंधा होने लगा, लोगों के पास पैसा आने लगा। द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, तो स्टेट ने बहुत सारे, स्टेट मतलब कंट्रीज़ ने अलग अलग बाउंड्रीज पे अलग अलग टैक्सेस को इम्पोज करके रखा था, वो सब बंद होने लगा। ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, तो जो भी आपके गुड्स एंड कैपिटल हैं उनके मूवमेंट पे जो फालतू वाले टैक्स लगे हुए थे वो सब एबॉलिश होने लगे, दे वर ऑल अबॉलिश्ड, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्टेस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्टे भाई साहब बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनसे एक ही गलती हो गई कि वो भाई साहब इतना कॉन्कर करने लगे, अपना साम्राज्य इतना बढ़ाने लगे कि मिसमैनेजमेंट होने लगा और उन्होंने सब जगह अपना ही सिविल कोड डाल दिया। थोड़ा टाइम देना चाहिए था लोगों को उनसे एडजस्ट होने के लिए, जो नहीं हुआ। बहरहाल एक चीज अच्छी हो गई कि इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो ये आपके 39 स्टेट्स हैं जो आगे चल के कंट्रीज बने, ठीक है, विच बिकेम कंट्रीज लेटर ऑन, ठीक है।
ईच ऑफ दीज प्रिंसिपैलिटीज possess its own currency and weights and measures। तो एक चीज तो भाई साहब आपकी स्टैंडर्डाइज हो गई, करेंसी हो गई सबकी, सारे प्रिंसिपैलिटीज की या सारे स्टेट्स की करेंसी हो गई, और स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, कोई झोल झपाटा नहीं भाई साहब, ठीक है, सब स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स में होने लगे। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिट्स गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स। तो 11 कस्टम के बैरियर्स थे, ठीक है, एंड पे अ कस्टम्स ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। तो ऑब्वियसली भाई साहब उसको बहुत हाई प्राइस में उस चीज को यहां पे बेचनी पड़ेगी। तो इन लोगों का जो ये यहां तक तो पहुंच गया, 5 इतने सारे बैरियर्स थे, वहां पे 11 कस्टम्स बैरियर्स हैं और हर एक में 5% वो देते हुए आ रहा है। तो भाई साहब वो लॉस में तो चीज़ों को बेचेगा नहीं, वो बहुत हाई प्राइस में बेचेगा। मतलब यहाँ पे अगर वो बेचता है तो लोग बहुत सस्ते में उस चीज़ को खरीद सकते हैं, यहाँ पे अगर आकर वो बेचता है तो उन्हीं लोगों को बहुत हाई प्राइस देनी पड़ रही है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे थी। तो मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग, ये बेसिकली जर्मनी में है अभी, to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay a customs duty of about 5% at each one of them. So this was basically illogical or irrational way of doing business था। Duties were often levied according to the weight or measurement of goods। तो जितना ज़्यादा weight होगा उतना ज़्यादा ड्यूटी लगेगा, उतना ज़्यादा customs लगेगा, उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा। ड्यूटी बेसिकली मीन्स टैक्स, ठीक है। As each region had its own system of weights and measures, this involved time कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। अभी आप पास कर रहे हैं इतना सारा माल लेकर, तो आपको रोका गया ऑक्ट्रॉय में, आप अभी सारे माल को डाउनलोड करेंगे वहाँ पे, उसका भाई साहब क्या होगा, वेट लिया जाएगा, वेट के हिसाब से आपको टैक्स लिया जाएगा। मतलब पैसा भी देना पड़ रहा है और आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ आपके लिए बैठे हुए हैं, आपके सामने भाई साहब बहुत बड़ी गाड़ियों की लाइन होगी, सब में यही होगा रहा होगा, तो आप भाई साहब एक पूरा दिन या 2-3 दिन आपके इसी में बर्बाद हो गए, ठीक है। सो टाइम वेस्ट तो है ही, मनी वेस्ट भी है, ठीक है। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से वेट्स एंड मेजर्स लिए जाते थे और अलग अलग टैक्सिंग होती थी, तो ये अलग अलग ही हो रहा है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर was the ellie which in region stood for a different length and ellie of textile material। ellie मतलब जैसे हमारा मीटर होता है ना, फीट होता है, वैसे हुआ एक यूनिट है, ठीक है। एंड ellie of textile material bought in Frankfurt which is in Germany would get you up to 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 51.7 centimeter, in Nuremberg 65.6, in Freiburg 53.5। मतलब आपके यूनिट्स भी डिफरेंट है, ठीक है। एंड ellie बोला जा रहा है भाई साहब, एक एली क्लॉथ पे इसका मेजरमेंट ये, इसका मेजरमेंट ये, इसका मेजरमेंट। आप इस चीज़ को समझो कि 1 kg आपके महाराष्ट्र में अलग है, 1 kg दिल्ली में अलग है, 1 kg कलकत्ता में अलग है। ऐसा अगर हो जाए तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। सो दीज वे थिंग्स, सो देयर वर लॉट ऑफ डिस्पैरिटीज इन द मेजरमेंट प्रोसेस इटसेल्फ विच वॉज मेकिंग इट ऑल द मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। सो फ्रैंकफर्ट में वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है। मेन्स में वुड गेट यू 54.1 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, न्यूरेमबर्ग में वुड गेट यू 65.6, ऑलमोस्ट भाई साहब 10 ज़्यादा, ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। एंड फ्रीबर्ग में वुड यू गेट यू 53.5 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। सो दीज वर द डिस्पैरिटीज विच वर देयर इन द मेजरमेंट्स। ज़ोल्वेरिन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया, प्रूशिया उस टाइम पे जर्मनी था, एंड ज्वाइंड बाई मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब क्या था ये, द कस्टम्स यूनियन ऑफ जर्मनी स्टेट्स इन द 19th सेंचुरी। तो भाई साहब इस सारे से प्रॉब्लम से मुक्त होने के लिए एक कस्टम यूनियन बनाया गया, ठीक है, ज़ोल्वेरिन इन द 19th सेंचुरी। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशनल यूनिफिकेशन। रेलवेज डेवलप होने लगी भाई साहब। देखो पहले अगर आप कहाँ जा रहे हैं, जबलपुर जा रहे हैं, ओके, तो इन भाई साहब को अगर जबलपुर जाना रहेगा, हाथी में जाएंगे, घोड़े में जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, 5-6 दिन बाद जाकर पहुंचेंगे वहाँ पे, ठीक है। सो इफ़ ही हैज़ टू मीट समबडी अप देयर ऑन हिज रिलेटिव्स, ही हैज़ टू बेसिकली प्लान आउट। भाई साहब 1 हफ्ता क्या 10 दिन लग सकते हैं मेरे को वहाँ तक पहुँचने में। ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, फटाफट पहुँच जाएंगे भाई साहब 8 घंटे, राइट, 8 या 9 घंटे में पहुँच जा रहे हैं आप। तो आपका कनेक्टिविटी बढ़ रहा है लोगों के साथ, तो जितना कनेक्टिविटी बढ़ेगा उतना नेशनलिज्म भी बढ़ेगा, और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप लोगों से मिल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ रेलवे कनेक्टिविटी, क्योंकि टाइम जो है अभी कम होता जा रहा है डिस्टेंस के हिसाब से।
रेलवेज के इंट्रोडक्शन से क्या हो गया, जो टाइम लगता था ट्रैवलिंग में वो अभी कम हो गया है. तो पीपल कैन अफोर्ड मोर ऑफ ट्रैवलिंग. इफ पीपल कैन अफोर्ड मोर ऑफ ट्रैवलिंग, दे कैन अफोर्ड मोर ऑफ मीटिंग विथ ईच अदर. इफ दे कैन अफोर्ड मोर ऑफ मीटिंग विथ ईच अदर, देन द नेशनलिज्म विल स्प्रेड, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म विल स्प्रेड. क्योंकि पहले लोगों का एक होना ज़रूरी है, और लोगों का एक होना तभी हो सकता है. पहले तो ज़माने में भाई साहब फ़ोन नहीं था, कोई चैट जीपीटी नहीं था, ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं था ना भाई साहब. तो द ओनली वे टू गेट कनेक्टेड वाज ऑन फेस टू फेस कनेक्शन, और कोई कनेक्शन है ही नहीं. तो जितना हम फेस टू फेस कनेक्शन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतने ही आइडियाज़ जल्दी स्प्रेड होंगे, ठीक है. तो नेशनलिज्म का आइडिया इससे स्प्रेड होने लगा. यही सेम कॉन्सेप्ट इंडिया में भी एप्लीकेबल था. जब ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, उन्होंने किया था धंधे के लिए, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को लेकर जाएंगे एंड एक्सपोर्ट का जो भी है. तो जब ब्रिटिशर्स ने, तो पहले तो इंडियंस ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि ये हमको काटने के लिए बनाया गया है, हम लोग जो भी गलत काम करेंगे या ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाएंगे उनको रेल पटरी पे डाल के उड़ा दिया जाएगा. ऐसा काफ़ी दिनों तक प्रोटेस्ट भी चला इस बारे में, ठीक है. लेकिन धीरे धीरे लोगों को देखने लगा कि भाई साहब अभी हम ज़्यादा मिल पा रहे हैं लोगों से, ठीक है, अभी हम ज़्यादा ट्रैवल कर पा रहे हैं, अभी ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ रही है. तो यही चीज़ अभी नेशनलिज्म को स्प्रेड करने लगी. तो सेम चीज़ इंडिया में भी हुआ था, ठीक है. ओके. A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at that time. तो भाई साहब नेशनलिस्ट, अभी इकोनॉमिकली लोग स्ट्रांग होते जा रहे हैं. जैसे ही आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते जाएंगे तो आप बोलेंगे कि भाई साहब अभी तक क्यों दबे हुए थे, और क्या और ज़्यादा स्ट्रांग होने की स्कोप है. देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है. ओके. सो इकोनॉमिक नेशनलिज्म होने लगी अभी. स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, और ये स्ट्रांग होने लगा, ठीक है. सेंटिमेंट्स बेसिकली गॉट स्ट्रेंथन. द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, जो भी आपका टैक्स वाला बैरियर्स था, एंड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2. देखो जितनी ज़्यादा करेंसीज होंगी उतना ज़्यादा आपका टैक्स लग जाएगा भाई साहब. एक छोटे से स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे करेंसी चेंज हो गई, फिर दूसरे स्टेट में जा रहे करेंसी चेंज हो गई. तो ऐसे भाई साहब जर्मनी में ही इतने सारे करेंसीज थे, तो उन्होंने क्या किया भाई साहब, 32 से रिड्यूस करके 2 कर दिया इसको, 2 ही करेंसीज. जितनी कम करेंसीज उतना ज़्यादा ट्रेड में आसानी होगा, ठीक है. द रेट फ्रॉम 30 to 2, ये आपके आंसर्स में होने चाहिए, ठीक है. आप जब आंसर्स लिखेंगे ना, दीज आर बेसिकली कीवर्ड्स, क्या क्या चेंजेस हुए. तो ये जो ये पढ़ रहे हैं आप 30 to 2, दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंटली मैंशनड. द यूनियंस अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, जो भी टैरिफ बैरियर्स थे वो भाई साहब